बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं MD-CAT 2019 का जो पेपर है 2019 का, उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट MCQs हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस। इन चारों में से कौन सी गैस? इथाइन गैस को वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इथाइन को ही हम दूसरा नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलिन। बिल्कुल से एसिटाइलिन। और जब इसका ऑक्सीजन से गिराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है और बहुत बड़ी हीट खारिज होती है और एक फ्लेम निकलता है। कितना टेम्परेचर कितना होता है? यस, बिल्कुल सही, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ भी आ सकता है, सभी याद कर लो। और इसके अलावा ये कि नेक्स्ट चीज़ कि 4000 टू 5000 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें टेम्परेचर आता है और इसको, इस फ्लेम को एक नाम देते हैं। इस फ्लेम का क्या नाम होता है? ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। यही है ना। वेल्डिंग के लिए वैसे तीन चीज़ें हैं, हमने सेकेंडरी के अंदर पढ़ी जिसको इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग के लिए। एक हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन इस्तेमाल कर सकते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, ये आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा। और एक तो हमारा थर्माइट प्रोसेस, सेकेंडरी चैप्टर 4 थर्माइट प्रोसेस पढ़ा था, उसको भी वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो एल्यूमिनियम और Fe2O3 का मिक्सचर होता है फेरिक ऑक्साइड का, तो उसमें भी हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलती है। तो ये तीन तरीके हैं वेल्डिंग करने के सेकेंडरी में, एक इथाइन से, एक आपका एटॉमिक हाइड्रोजन से और एक थर्माइट प्रोसेस। ठीक है। और जो सेकंड आ जाता है चीफ और ऑफ एल्यूमिनियम इज सेकेंडरी चैप्टर 4। एल्यूमिनियम का चीफ और क्या है? बी। यस, Al2O3.NH2O। क्या नाम होता है इस और का? बहुत मशहूर, इस साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम आया भी था, बॉक्साइट और। ठीक है, ये क्या? अच्छा, यहाँ पर बॉक्साइट और बाकी सारे भी ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम है, क्राइलाइट वगैरह, ये सब भी ओर्स हैं, लेकिन चीफ और जो हमारे सबसे बड़ी तादाद में जिससे निकाला जाता है वो क्या है बेटा? वो है बॉक्साइट। ठीक है, समझ में आ गए दोनों MCQs? इसमें MCQs थोड़े कम रखे, मतलब रखे हुए ना, एक में 2 या 1 आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे एक साइड में। ठीक है, तो थोड़ा दिखे ठीक से, तो मैंने एक कम कर दिया MCQs। ठीक है, सेकंड MCQs की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड, सॉरी, the sp3 hybrid orbitals are formed by the mixing of what? Yes, sp3 का मतलब एक s और 3 p मिल जाए, that's really easy, तो 1s and 3p। B option is the correct one। Fourth one, which one of the following bond has highest? ये तो NAD में भी आता है, HF की बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट है। ये डबल शायद ये होगा कुछ, शायद सिंगल बॉन्ड होगा, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो HF की बॉन्ड एनर्जी स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो कि आयनिक कैरेक्टर से ज़्यादा इसके अंदर आ रहा है, HF के अंदर। ओके, क्लियर है? कोई मसला दोनों MCQs में? वेरी सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट। वो बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, 100%, क्योंकि पार्शियल आयनिक कैरेक्टर आ गया ना, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसमें। सही है। नेक्स्ट आता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। डायमंड इज द बैड कंडक्टर बिकॉज इट, वेरी सिंपल, बिकॉज दैट नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल। फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं डायमंड के पास, दैट्स वाई वो होता है हमारा बैड कंडक्टर। ईथर्स शो द फिनोमिना ऑफ, बिल्कुल, ईथर मेटामेरिज्म शो करता है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो रेडिकल्स होते हैं उनके चेंज होने से आइसोमर्स बन रहे होते हैं। तो और सिर्फ मेटामेरिज्म सिर्फ ईथर में ही आपको मिलेगी और इसके अलावा कहीं और पे आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मसला ईजी। और सर ये भी आसान था बड़ा लेकिन इसमें भी बच्चे फेल हो रहे होंगे बड़ी तादाद में। ये शायद क्या पता केमिस्ट्री आसान था, बाकी सब्जेक्ट मुश्किल होंगे, आई डोंट नो। ठीक, पता नहीं, मुझे उसका नहीं पता, क्या पता वो भी आसान हो, लेकिन आप लोग बोलते हो तो मैं यकीन कर लेता हूँ। ओके, नंबर 7, मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। मेटेलिक कैरेक्टर, देखो यस, मेटेलिक कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी तो कह सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा है ये, यस, टॉप से बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? इंक्रीज ऑन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। एल्कली मेटल्स में भी टॉप से बॉटम जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही होगी, लेकिन इसका उलट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही होगी। यही ट्रेंड है ना। और लेफ्ट से राइट जब जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही होगी लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो रही होगी। मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा लेकिन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा होगा, इसलिए राइट साइड पर आपको मेटल्स नहीं मिलते, नॉन मेटल्स मिलते हैं। बोलो बच्चे, सी और ई डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो यस, हाँ, आई थिंक सी भी हो सकता है क्या?
मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीज ऑन द ग्रुप तो होगा, एक सेकेंड, बी तो है ही, डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। ना ना ना, मैं समझ गया उसको, अक्रॉस लिखा हुआ है बेटा, अलॉन्ग नहीं लिखा हुआ है। अक्रॉस मतलब यूँ जा रहे हैं, तो यूँ तो सेम रहती है, जब डायगोनल जाते हैं तो प्रॉपर्टी सेम रह रही होती है, चेंज नहीं होती है। अक्रॉस लगा हुआ है, अक्रॉस में ज़रा देखो, अलॉन्ग लिखा होता है वरना, अलॉन्ग द पीरियड, अलॉन्ग द पीरियड मतलब यूँ जा रहा है, अक्रॉस द पीरियड मतलब यूँ जा रहे हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये अलॉन्ग होता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता, बड़ी अक्रॉस है, तिरछा जा रहे हैं, तो उसमें सेम रहेगी, सही है। तो कन्फ्यूजन वाली बात ही वाकई में है कि सी ऑप्शन क्यों नहीं है भाई, ठीक है। हो गया भाई को मसला, 7 MCQs क्लियर है। 8 देखते हैं। द नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन, पॉजिटिव रेज कह सकते हैं हम, या फिर हम इसको कह सकते हैं एनोड रेज, हम इनको कह सकते हैं प्रोटॉन्स, हम इनको कह सकते हैं कैनाल रेज, सब कह सकते हैं ना भाई, ये सारी एक ही चीज़ें हैं, दे आर सेम थिंग्स। तो इनका नेचर किस पर डिपेंड करती है? सी, बिल्कुल, जिसने सी का करेक्ट का, नेचर ऑफ रेजिडुअल गैस। चूँकि देखो कैथोड रेस के बारे में हमें पता है, कैथोड रेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द गैस फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब डिस्चार्ज ट्यूब आप कोई भी गैस भर दो, कैथोड रेस जो भी ऑब्टेन होंगी उनका चार्ज टू मास रेशो E/m रेशो सबका सेम निकलेगा। लेकिन यही अगर हम प्रोटॉन्स की बात करेंगे, पॉजिटिव रेस की बात करेंगे, तो वहाँ गैस चेंज करने पर जो नेचर होगी ना वो चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव रेस की नेचर चेंज होने से मुराद उसके E/m रेशो, चार्ज टू मास रेशो जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तभी हम लिखते हैं कि फॉर पॉजिटिव रेस E/m रेशो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। मतलब कैथोड रेस के लिए तो सेम है, लेकिन एनोड रेस या पॉजिटिव रेस के लिए अलग अलग होंगे। याद किया था ऐसा कुछ? ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ रेजिडुअल गैस। रेजिडुअल गैस मतलब जो गैस उसके अंदर मौजूद है, भरी गई है, तो उस पर डिपेंड करेगी। सही है बेटा? ओके। 9, द नेट हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट ब्रॉट अबाउट इन 2 और मोर डिफरेंट फेज और इन सेवरल स्टेप। वेरी सिंपल, हैसेस लॉ, चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। हाँ तो बिल्कुल यही चीज़ है, और ये डिपेंडेंट हो जाएगी, ये तो बता रहा हूँ मैं। कैथोड रेस किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती हैं। कैथोड रेस का नेचर इलेक्ट्रॉनिक होता है, वो इलेक्ट्रॉन से निकल रहे होते हैं। लेकिन जो एनोड रेस का आपको पता है न्यूक्लियस की सूरत में निकल रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस सब एटम का अलग अलग होता है, किसी में कम प्रोटॉन, किसी में ज़्यादा। दैट्स द गैस चेंज करने पर पॉजिटिव रेस जो है ना, उनका नेचर डिफरेंट हो जाता है। हेस लॉ वाला तो मतलब अब ये नहीं कह सकते हैं 23 में भी आ जाए, अगर से NED में भी आया हुआ था, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि रिपीट हो जाए, मर्जी होती है। हाँ, कॉन्सेप्ट आसान है तो बेटा रिपीट होने ही उससे क्या फ़र्क पड़ता है। कॉन्सेप्ट आसान है, समझ में आ गया, दैट्स इट, ठीक है। आप तो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, मतलब MCQs बैंक आते हैं बहुत सारे, हमारे इंटीरियर सिंध के अंदर से आ रहे होते हैं, बहुत सारे ग्रुप से आ रहे होते हैं। MCQs बैंक है सिंध के अंदर, बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत की जाती है। एक एक चैप्टर के 800-800 MCQs, 1200-1200 MCQs एक एक चैप्टर के। चैप्टर 1 कल मैंने देखा, एक PDF मेरे पास आई, 1223 MCQs चैप्टर 1 के, 1223 सॉल्व तो बच्चे वो भी कर रहे हैं। अब वो तो नहीं सोचेंगे यार पास पेपर कर लेंगे, मतलब करने वाला बच्चा तो क्या क्या कर लेता है, कितनी प्रैक्टिस कर लेता है। नहीं करने वाला पास पेपर भी सही से नहीं कर पा रहा होता। तो बेटा ये फ़र्क है ना, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर सकते हो। PDF तो अवेलेबल है, वो आपके पास भी होगी। कितने कितने MCQs होते हैं, कितने कितने, लेकिन वो एक इंसान दिल नहीं करता करने का, उसका मूड नहीं है, या फिर उसका टेम्परेमेंट लॉस हो जाता है, नहीं कर पाता है। वरना करने पे है तो मटेरियल तो बहुत है आज के इंटरनेट के इस दौर में। दुनिया की हर किताब आपके PDF में आपके पास पड़ी है, किताब का नाम लो और PDF उसका निकल जाएगा। लेकिन क्या हर किताब आप सॉल्व कर लेंगे? किप्स भी पढ़ा होगा आपको, नीट की बुक भी मिल जाएगी आपको, नियर पेयर भी मिल जाएगा आपको स्टार एकेडमी के मिल जाएंगे, आपको हर के मिल जाएंगे, अनीस हुसैन, मतलब हर तरह के कराची में, पाकिस्तान में मिल जाएंगे। लेकिन क्या आप सारा सॉल्व भी कर लोगे? नहीं कर सकते हैं ना भाई, सिंपल सी बात है। सिर्फ PDF होने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करना उस पर ज़रूरी है, ठीक है। ओके, 9 क्वेश्चन के बाद 10 पे आ रहे हैं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP। यहाँ मैंने सॉल्व करके भी इसको डाल दिया। तो ऐसे वैसे हमें आता है कि अगर हमें मास दिया जाए तो वॉल्यूम एट STP का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम बराबर होता है मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.41, ऐसा ही है। तो अब अगर हमें मास निकालना है, सॉरी हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, सही है। तो 1.4 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 22.41, सही ऐसे ही निकलेगा।
अब देखो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, 14 1 ज़ा 14 और 14 2 ज़ा 28 और 0 यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, इसके मतलब यहाँ पर 22.41 को डिवाइड करना है 20 से। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर दें तो भी हो जाएगा, मतलब सेंस बनेगा कि 11.2। अगर हम इसको 2 से डिवाइड, मतलब दोनों तरह से हम कर सकते हैं इसको। मतलब कैलकुलेटर तो MD कैट में अलाउ नहीं है ना, तो हम तो कैलकुलेटर चलाए भी ना करेंगे। NDD में तो अलाउ हो तो डायरेक्ट लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर 1.12 आएगा, किस तरह से आएगा अब देख लो ना यहाँ पर। अब या तो आप इस तरह से कह लो या 20 से कर लेते हैं कि 2 से ये 0 यहाँ से कट कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। ठीक है, पॉइंट, उसके बाद 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पॉइंट क्या करें, तो यहाँ से 0 हमने एक हटाया था तो पॉइंट हमने एक पे पीछे लगा दिया। यहाँ ये ट्रिक है इसका, जैसा मात बताना उसी तरह से कर लिया। 1.12 डेसीमीटर क्यूब। वैसे 20 से भी कर सकते थे कि 1 पॉइंट समथिंग समथिंग के करीब आएगा ना। मान लेते हैं, चलो आप इसको नहीं करो, ऐसे नहीं करो, आपको ट्रिक कोई ट्रिक भी नहीं लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस ये पता है कि ये 14 1 ज़ा 14 और ये 280 था ना, तो 20 आ रहा था। मतलब 22 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 के ही आसपास वैल्यू आएगी, 1 से दूर नहीं जाएगी, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी। ऐसे है ना। अब 1 पॉइंट समथिंग समथिंग यहाँ पर क्या है, देखो 1.12 है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाएगी, तो 1 से करीब ही रहेगी। क्योंकि यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 20 है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 1.14 या 1.12, कुछ भी इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, 1.4 तक नहीं जाएगी। तो आप कभी कभार ऐसे मतलब उसमें भी सेंस पर भी जा सकते हो। हाँ, अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप इस तरह से, जैसे मैंने करा, आप उस तरह से कट करके आंसर देख लो। जैसे 1.12 आना चाहिए, तो वो सही है, मसला नहीं है, सही है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये सॉल्व किया हुआ पूरा मैंने, तो PDF ले लेना मुझसे, तो देख लेना, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ये चीज़ यहाँ सॉल्व, ठीक है। तो मसला तो देखो यहाँ पर आई है कैलकुलेशन, बट वो कैलकुलेशन कैलकुलेटर की नीड नहीं है उस कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है ना, उसके बिना हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 आ जाओ। द वैल्यू ऑफ R इज, एक ही कोई होगी सही करेक्ट। बेटा D तो है नहीं, फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ रहे हो। यूनिट में मसला। अच्छा 8.314 तो हो ही नहीं सकता था ना, अगर 8.314 होता जूल पर मोल पर केल्विन होता है, फिर ये तो ये 8.314 थोड़ी ना आ रहे, तो फिजिक्स में आता है। तो अब आ गया यहाँ पर या तो A या तो C। अब चेक कर लेते हैं इसको। PV = nRT होता है ना भाई, और R निकल जाएगा हमारे पास PV/NT। P हमारे पास हो गया ATM, V हमारे पास हो गया डेसीमीटर क्यूब, और ये पर मोल पर केल्विन। तो ATM DM क्यूब पर मोल पर केल्विन, ATM DM क्यूब पर मोल पर केल्विन, या C है। तो इस तरह से यूनिट हम निकाल सकते हैं, किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं यूनिट को। ट्रीटियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स डैश। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डबल। देखो ट्रीटियम में हमारे पास प्रोटॉन 1 होता है, इलेक्ट्रॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन हमारे पास 2 होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर डबल देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। अच्छा एक रेडियो एक्टिव होता है ना ये, और इस जगह सवाल जो आपके MCQs में आया था, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड MCQ सेकेंड ईयर में जो आया था, तो उसका क्या लगाया था तुम लोगों ने? ट्रीटियम ही लगाया था। अक्सर बच्चों ने ट्रीटियम लगाया है, ड्यूट्रियम था उसका। सबके देखा जाए तो अनस्टेबल ज़्यादा कौन है? ये ट्रीटियम है ना, और जो अनस्टेबल होता है वो रिएक्टिव ज़्यादा होता है। ये कॉन्सेप्ट इसके लिए नहीं है। मैं जब मैं स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की बात नहीं करते हम इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, पूरे एटम के एज अ होल ऑक्टेट कंप्लीट होने पर। और जो न्यूक्लियस जब अनस्टेबल हो जाता है ना, तो उससे रिएक्शन तेज़ नहीं होता, वो न्यूक्लियर रिएक्शन है। वो जब वो टूट रहा है ना न्यूक्लियस, तो ट्रीटियम का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, ऐसा होल एटम पूरा अनस्टेबल नहीं होता है, समझ गए? तो इस वजह से ट्रीटियम आंसर नहीं था इसका, ड्यूट्रियम आंसर करेक्ट था। ठीक है, तो अक्सर बच्चों ने ट्रीटियम लगाया था उसको। ज़्यादा रिएक्टिविटी बिल्कुल ड्यूट्रियम की ज़्यादा है तमाम आइसोटोप के अंदर, तीनों में से। बच्चों ने ट्रीटियम अनस्टेबल सोच कर लगाया था, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट यही है, जो अनस्टेबल होता है वो रिएक्टिव ज़्यादा होता है, मैं सबको यही बताता हूँ। लेकिन मसला है कि अनस्टेबल मैंने बता रहा था होल एटम या मॉलिक्यूल पर स्टेबिलिटी हो, ये तो सिर्फ न्यूक्लियस अनस्टेबल है ना, तो वहाँ वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा जो आप लगाना चाह रहे थे। बट मुश्किल MCQ था, वो अक्सर बच्चों का गलत हुआ है। MCQ नंबर 2, तो 1 नंबर तो कटे ही अक्सर के वहाँ पे।
अक्सर टीचर जब सॉल्व करे थे डाल रहे तो उसमें टीटीएम लगा हुआ था, तो अक्सर फिर मैंने जब आंसर की डाला था फिर सबने डिलीट करके दोबारा से चेंज करके डाला था, जब सर्च किया होगा कि यार ये चीज़ नहीं है। तो ये होता है असल में ऐसा। ठीक है, 13 के बाद आ जाते हैं आप, उसके बाद 14 में बताएं, 14 बताएं। विच स्टेटमेंट अबाउट फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज करेक्ट? कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, क्या स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में? अच्छा मुश्किल है क्या? द वैल्यू ऑफ के पी फॉल्स विथ राइज इन टेम्परेचर, द वैल्यू ऑफ के पी फॉल्स विथ इंक्रीज इन प्रेशर, द वैल्यू ऑफ के पी इज इक्वल टू के सी। के पी के सी बराबर तो है नहीं, ये मोल्स बराबर नहीं है। द वैल्यू ऑफ के पी रिमेन्स कॉन्स्टेंट विथ राइज इन टेम्परेचर, नहीं। अब या तो ए या तो बी। अब देखो के सी और के पी एक ही बात है, जो पिछली बार कल भी क्लास में आया था ना, ये यस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, रिएक्शन बिल्कुल रिएक्शन बैकवर्ड आएगा बिल्कुल। और जब रिएक्शन बैकवर्ड आएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट ज़्यादा हो रहा होता है, प्रोडक्ट कम हो रहा होता है, ऐसे है ना भाई। रिएक्टेंट ज़्यादा प्रोडक्ट है तो केपी की वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, फॉल्स है यहाँ पर। लास्ट टाइम बताया था ना इसको, यस। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, तो रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है, चूँकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं। जब रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, रिएक्शन जब बैकवर्ड होता है तो के सी और के पी दोनों की वैल्यू हमारे पास जो है वो इंक्रीज हो रही होती है, बढ़ रही होती है, जो प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा हो रहा होता है, दैट्स वाई। तो इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सॉरी फॉल्स है। अच्छा यहाँ पर देखो, चलो मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ कि रिएक्शन है, अब के सी जो है ना, के सी या के पी दोनों, के सी लिख देते हैं पहले, के पी बराबर उसी के आ जाएगा, इसके बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अब जब रिएक्शन बैकवर्ड हो रहा है, 100% रिएक्शन बैकवर्ड हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं एक्सोथर्मिक में, तो डेल्टा एच हमारा नेगेटिव है। अब जब बैकवर्ड हो रहा है तो फिर अब रिएक्शन इस तरह से ये प्रोडक्ट की तरफ आ रहा है, और जब बैकवर्ड रिएक्शन आ रहा हो तो रिएक्टेंट यहाँ पर हमारे पास बढ़ना शुरू हो गया, प्रोडक्ट हमारे पास कम, इस सेंस में आप यहाँ पर देखें, ठीक है। अब ये हमारे पास ज़्यादा है और ये हमारे पास कम है, तो मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास कम है और रिएक्टेंट की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है। कहने का मकसद ही ओवरऑल वैल्यू जो है वो के सी की या के पी की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इसके लिए जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसको भी आप चेंज कर लें वहाँ पर, फिर हमने चेंजिंग कर लिया, ओके। अभी फ़िलहाल वो तो बैक वाले पर नहीं जा रहे 2022 पे, अभी फ़िलहाल पहले इसको हम देख लें। यहाँ पर के सी की वैल्यू जो है क्या होगी, के सी के पी फॉल होगी विद राइज इन टेम्परेचर, ओके। चले ठीक है, फिर तो उसको यहाँ सही कर लें, उसको सही है भाई। कह रहा आप बीच बीच जाकर देखना नहीं, कन्फ्यूजन की तरफ आप उसको करेक्ट कर। तो ये थोड़ा सा टिपिकल एमसीक्यू सा सोचने वाला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, तब जाकर आपको अंदाज़ा होगा कि इंक्रीज टेम्परेचर करने पर केपी की वैल्यू फॉल होगी, बढ़ेगी नहीं, ठीक है। उसके बाद 15 पे आया द केमिकल नेम ऑफ दिस, ये तो आसान है, सेकेंडरी चैप्टर 3 सोडियम, ये टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट, तो सभी टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना तो -4 यहाँ उधर गया, +4 -2 2, सी ऑप्शन है ना, यस। टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट 2 निकालना आता है सबको, ये ऑक्सीडेशन, ये -4 उधर जाएगा +4, तो +4 -2 हमारा जस्ट 2 आंसर आ गया। और ये टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट है, जेड है, बहुत ये मतलब इंपॉर्टेंट था, ये हमारे रीजन में भी आता है, ये सही है। और जब आपने कॉम्प्लेक्स की नेमिंग की होगी तो वैसे भी आपको नेमिंग आती होगी, इससे मुश्किल मुश्किल नेम बनाए होंगे आपने, ये तो आसान है। 16 व्हेन 5d ऑर्बिटल्स इज कंप्लीट द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन विल गो टू 5d के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? तो ये तो यार जब सीक्वेंस आप बनाओगे ना, वो प्रिंसिपल्स हैं, तो यहाँ पर मतलब 5d के बाद 1s2 2s2 भी ऐसे बनाते हैं ना, बनाना था सबको वो चार्ट। तो 5d के बाद कहाँ जाएगा? 6p में जाएगा, 4f 5d 6p। मतलब ये कोई मुश्किल एमसीक्यू नहीं, इसको बनाओगे आप तो आपको पता लग जाएगा, कहीं कहीं पूछेंगे। क्लियर, मसला यहाँ तक क्लियर है? ओके। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ग्रुप्स बिलोंग टू मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इनमें से कौन से दोनों ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टर है, दोनों मेटा डायरेक्टर होने चाहिए। सी है, NO2 तो है ही, ऐसा तो बिल्कुल सही, सी है। नाइट्रो ग्रुप और सल्फोनियम ग्रुप दोनों हमारा मेटा डायरेक्टर है। यहाँ NH2 हमारा ऑर्थो पैरा है, ये सही है। यहाँ दोनों ऑर्थो पैरा है। यहाँ COOH सही है, मेटा डायरेक्टिंग है, लेकिन Cl
ऑर्थो पैरा, अगर से डीएक्टिवेटिंग है लेकिन उसके बावजूद ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, ठीक है। तो हमारा याद करने से ट्रिक भी आप याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लाइक ट्रिक समझाने में, अब इसकी बेसिक ट्रिक भी केमिस्ट्री के ऐसे होता है ना, उस ट्रिक के लिए भी आपको केमिस्ट्री आनी चाहिए थोड़ी, ठीक है। मतलब अब जैसे पता है, मतलब ऑर्थो पैरा, इसके ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, अक्सर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, एक्टिवेटिंग ग्रुप वाले होते हैं। जितने एक्टिवेटिंग ग्रुप वाले होते हैं जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। और मेटा डायरेक्टर्स क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टर्स वो होते हैं जो सारे के सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वाले होते हैं। अच्छा, अब जाहिर सी बात ये भी तो अब कैसे हमें कैसे पता लगेगा कौन सा एक्टिवेटिंग है कौन सा डीएक्टिवेटिंग। अब इसके लिए सिंपल, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्या है कि भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट, अगर वो एब्सेंट है तो हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। या फिर अगर कोई कार्बोनाइल ग्रुप अगर लगा हुआ है, अगर कार्बोनाइल ग्रुप आ गया तो कार्बोनाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है कंपाउंड में, कार्बोनाइल से हमारा सी डबल बॉन्ड हो, तब भी वो हमारे पास क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग होता है। अब जैसे कि देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर में सारे जो हमारे वो डाल लेते हैं जिसके अंदर हमारे यस, मतलब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके पास हो उनकी बात कर, जैसे कि हमारा OH आ गया इसमें है, OR आ गया इसमें है, NH2 आ गया इसमें है लोन पेयर, इस तरह से उसके बाद NR आ गया इसमें है लोन पेयर, इस तरह से SH अगर हम लिख दें तो इसमें है लोन पेयर, NR यहाँ पर NR2 होगा, सॉरी ओके। तो ये सब के सब इन सब में लोन पेयर आ रहा है, तो इसलिए ये सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। हाँ, एक वाहिद है जिसको हम कहते हैं रेडिकल R सिर्फ, मतलब CH3, कल बताया था ना हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें लोन पेयर नहीं आता, इसके बावजूद ये हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। अगरचे इसके अंदर हमारे पास लोन पेयर नहीं है मिथाइल के अंदर, तो वो बॉन्ड तोड़ के लोन पेयर दे रहा होता है अपने कार्बन हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन जिसको हम कहते हैं GOC के अंदर, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब मेटा डायरेक्टर की बात की जाए कि इसमें लोन पेयर ना आए, जिसमें सारे कार्बोनाइल ग्रुप आ जाए। अब कार्बोनाइल सारा लाइन से लिख दो, कार्बोनाइल CHO, COR कीटोन आ गया, COOH, COOR एस्टर ग्रुप आ गया, COX एसिड हैलाइड आ गया, CONH2 अमाइडो ग्रुप आ गया, ये सारा का सारा मेटा डायरेक्टर है। और साथ में ऐसे जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप तो नहीं है लेकिन लोन पेयर भी नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे NO2 में लोन पेयर नहीं आता कहीं पर भी, SO3H में नहीं आता, तो ये सारे हमारे मेटा डायरेक्टर हैं। मतलब इस तरह से मैं तो इसको इस तरह से याद रखता हूँ कि कैसे पता लगेगा। मतलब सेंस कहीं ना कहीं बनता है रट्टा लगाने, बट ये भी सेंस जो अब लोन पेयर का उसी को सेंस पता लगे जिसको केमिस्ट्री आती है। अब सर हमें कैसे पता लोन पेयर आएगा कि नहीं, अब इसको फिर पूरा बॉन्डिंग समझानी पड़ेगी फिर बैठा के, समझ गए। तो मतलब जिसको थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आती है उसके लिए कॉन्सेप्ट ट्रिक काम कर जाता है लोन पेयर वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो लोन पेयर इसमें चेक कर सकते हैं, इसमें लोन पेयर आ रहा है NH2 में, इसलिए कट गया ये। इसमें O पे 2 लोन पेयर आ रहा है, इधर पे भी लोन पेयर आ रहा है, तो ये पूरा कट गया। Cl में यहाँ पर इधर पे 6 लोन पेयर आ रहा है। अच्छा, हैलोजेंस भी हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, ये देखो X 2 लोन पेयर होता है। लेकिन हैलोजेंस का मामला ये कि एक्टिवेटिंग ग्रुप के नहीं होते हैं, क्या होते हैं, ये एक बड़ा मसला है ना इसका भी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं सवाए हैलोजन के, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होकर वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से ताल्लुक रखता है, सही है। तो ये लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर तो है, तो फिर यहाँ पर आ गया तो ये हमारा कट गया, तो सिर्फ C ऑप्शन ही बच गया, यही सही। अब भले इसमें लोन पेयर हो ना हो, बाकी सब में तो होते हैं, तो ये आंसर करेक्ट है, सिंपल सी बात। और NO2 का स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे, वो बनाने नहीं जा रहा मैं अभी, बट उसमें लोन पेयर नहीं होता, सही। अब उसके लिए बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए उसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के। 18 पे आते हैं, ठीक है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ बिलो मेंशन्ड इक्वेशन, ये एक बार इजिया बनेगा, बताओ। D मतलब बैलेंस इस फॉर्म में लिखना है क्या, D क्या या B क्या कह रहे हो, D बैलेंस और हाइड्रोजन 4 4, ऑक्सीजन 2 और 1 3 3, सही है। नाइट्रोजन 1 1 और कोलिन 2 और 1 3 3, सही बैलेंस है, डी ऑप्शन करेक्ट। ये NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड बन रहा होता है ना ये इसके अंदर, ठीक है बेटा, समझ में आ गया दोनों। तो मसला आगे बढ़ूं क्या, ठीक है।
व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? वेरी इजी, ऑर्डर बता दीजिए। ऑर्डर निकालना आता है सबको? डायरेक्ट निकाल दूँ, यहाँ से 2, यहाँ से 1, थर्ड ऑर्डर। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लेकर डायरेक्ट बता सकते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। बिल्कुल सही। वॉट एवर, मैं सोच ही नहीं रहा इस बारे में, मैं तो देख रहा हूँ मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी कभार ऐसा होता है आपको ऑर्गेनिक नहीं आ रहा होता है, कभी इनऑर्गेनिक नहीं आ रहा होता। बट क्वेश्चन जो है ना वो सेलेक्टेड बनते हैं इसमें एंड में, मतलब आगे क्या पता जाए। BC तो MCQs में अभी क्या पता आगे सारे ऑर्गेनिक आ जाए, क्या कर लोगे? ठीक है, क्योंकि ये पेपर बेस्ड हुआ था ना, तो इसके अंदर एक सिस्टमेटिक पेपर क्वेश्चन आए हुए। पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स कंटेन, यस पैरामैग्नेटिक। देखो 3 तरह का होता है ना, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक दे आर लेस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, जो मैग्नेट तरफ कम अट्रैक्ट होते हैं, दे आर पैरामैग्नेटिक। और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं उनके पास कुछ जो है वो जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फेरोमैग्नेटिक में हाई नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, डायामैग्नेटिक में तो नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्यू अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद कुछ 22 है। हाउ मेनी एटमॉस्फेयर्स कॉरस्पॉन्ड टू 1050 टोर? इतने टोर में ATM कितने होते हैं? तो उसको डिवाइड कर दो 760 से, तो ये आपका आ जाएगा। अब आप इसको जब डिवाइड करोगे 1050 को 760 से, तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब इसमें आंसर यहाँ पर कहाँ कौन सा दिखेगा, क्या दिखेगा? तो इसमें आपको डिवीजन करनी पड़ेगी। यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट आप कर दोगे। ठीक है, इसके बाद आप इसके डिवीजन कर दोगे। लाइक अब आपके ऊपर ये डिवीजन आप किस तरह से करना चाहते हैं। लाइक 2 से तो टेबल से कट नहीं रहा, अगर इसको 2 से ही काट लेते हैं, अगर आप 7 से 2 से काटते हैं तो 2 से अगर कटेगा तो ये तो कट जाएगा, 2 3 6 और 2 8 16। ये 2 से नहीं कट रहा, लेकिन हम 104 मान के इसको कर लेते हैं। अगर ये 104 है, 106 104 मान लेते हैं, कम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 52। सही है। अब ये 2 1 2 और 2 9 18, और ये फिर किससे कट रही है हमारे पास? 2 3 6, 2 2 4, 2 6 12, 26। अब 19 और 26 के टेबल में ये हमारे पास नहीं आ रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा से कट गया। अब या तो अब ये सिंपल हो गया, अब इसको डिवीजन में डाल सकते हैं आप कि 26 इधर डालें, 19 इधर निकाल लें। ये तो आप दोबारा से इसको होल नंबर करके बढ़ा सकते थे, लेकिन मैं कहता इतना छोटा नंबर जब हो जाए ना तो उसको ज़्यादा आगे पीछे नहीं करो। बड़े नंबर को अगर आप थोड़ा 1 2 कम ज़्यादा कर देते हो ना, जब तो उसके ओवरऑल वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डिवाइड करने पे छोटे नंबर आ जाए तो आप उसको 19 18 17 18 ना करें, बल्कि फिर आप डिवीजन करके निकाल लें। यहाँ आंसर 1.381 आ जाएगा। ये आप खुद कर सकते हो। 1.3 भी आ जाएगा तो 1 पॉइंट भी आ जाएगा, तो यही आंसर आ रहा है ना हमारे पास। मतलब ये कोई इतना कोई पूरा 1.381 तक आने की जरूरत नहीं है। अब 1 पे भी आ जाएंगे, आपको पता है कि ये तो नहीं है तो बेटा अच्छा 1.05 आ रहा है ना, तो 1.3 तक आप आ जाएंगे तो पता लग जाएगा। फिर जहाँ मतलब ऑप्शंस को देखते हुए आप ना अपने इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। मतलब ऑप्शन क्या है उसके लिहाज से, मतलब डायरेक्ट करते ही नहीं चले जाएंगे 1.38 25 25 65 कर रहे तो पता लगा आधा घंटा इसी में लग गया। तो आप ऑप्शंस को देखते हुए जहाँ आपको लगेगा यार आपने आंसर गेट कर लिया, आप वहाँ छोड़ दोगे कैलकुलेशन। सही है, कैलकुलेटर की नीड नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर इसके बिना आप कर लेंगे। पॉइंट आएगा किसमें? पॉइंट का तो पता है ना कॉन्सेप्ट यार। 1 के बाद करेंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। 19 बंदा 19 करेंगे तो यार ये नहीं सिखा रहे यार, मैं बहुत बच्चे वाली चीज़। ठीक है, अब नंबर दूसरा लेने के लिए पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे ना, फिर उसको बढ़ाएंगे। नहीं आता करना तो पॉइंट कैसा है सर यहाँ पर? तो बड़ा पॉइंट आ जाएगा खुद ही, वहाँ पर आ जाएगा ना पॉइंट। ठीक है, ओके। इतना आसान है कि मैं भूल के कैसे करता हूँ इसको, इतनी आसान बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 23 ये क्या? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, याद किया है क्या? कैसे निकालते उसको? केजी में तो 9.1। यस, हाँ अगर इलेक्ट्रॉन का केजी में बोलेंगे तो सभी को पता है। AMU में पूछ रहे थे ना, तो कन्वर्जन इसकी हमारे पास सही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.000550। 24 देखते हैं। द रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन E1 सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा। E1 एलिमिनेशन माने ना भाई, आपने अल्काइल हैलाइड लिया और आपने KOH के साथ रिएक्शन करा और रिएक्शन आगे बढ़ा। अब अगर 3 डिग्री है हमारे पास, E1 मैकेनिज्म होगा फॉलो, और E1 मैकेनिज्म में सिर्फ हम
तुम्हारा फर्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो उसमें बस ये जो RX होगा ना, इसी की कंसंट्रेशन, ये RX हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है ना भाई, दिस इज सबस्ट्रेट, और ये जो अटैक कर रहा है ये तो हमारा रिएजेंट कह लो आप इसको, रिएजेंट है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगर E2 मैकेनिज्म कहा जाएगा तो उसमें बोथ रिएजेंट या बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड RX दोनों हो जाएगा। सही है, इजी MCQ से। SN1 में भी ऐसा ही होता है, SN1 बोले तो उसमें भी हम यही कहेंगे कि सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। सही बेटा, हो गया। तो ये वाला याद कर लेना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU में क्या है, ठीक है, जिसको नहीं याद है वो याद कर ले। 25 है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आर, दिख ही रहा है इसमें 1 सिग्मा 2 पाई, ये दिख रहा है ना आपको, ये 1 सिग्मा है और ये 2 पाई है, 1 सिग्मा 2 पाई है, बी ऑप्शन हो गया। एन आयनिक कंपाउंड AB इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म व्हेन, एक आयनिक कंपाउंड कब बनेगा, A+ और B- एक आयनिक कंपाउंड बन रहा है, कब बनेगा, कौन कह रहा है, आप कह रहे हो बी, याद तो नहीं करके आगे सारा। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A इज लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ B इज हाई, बिल्कुल सही। हाँ नहीं, अच्छी बात है, अगर सॉल्व किया तो भी अच्छी बात है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो A+ जो हमारे पास मेटल है ना, जो मेटल होता है हमेशा उसकी लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को आराम से लॉस कर सके, और जो नॉन मेटल है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा हाई होनी चाहिए ताकि जब उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर हो तो हाई एनर्जी रिलीज हो। तो इस वजह से तो जब भी आयनिक बॉन्ड होते हैं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि मेटल की मेटल की आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होनी चाहिए, और नॉन मेटल जो है B जो है, जो एनाइन है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। समझ गए, इस वजह से B सही कहा उन्होंने, करेक्ट आंसर। 27 द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज, जब सल्फोनेशन और बेंजीन करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इसमें, SO3H होता है, बिल्कुल सही कहा, दिस इज सल्फोनियामाइन, इसको हम सल्फोनियामाइन कहते हैं ना। ये जब बेंजीन पे लगता है तो क्या बन जाता है, बेंजीन, बेंजीन पे अगर ये लगा दो उठा के इसको तो बेंजीन क्या बन गया, यस, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट। 28 है, करेक्ट नाम निकालो बेटा इसका UPSC। अब बेटा ABCD, क्या होगा बेटा, बोलो। D होगा, आप क्या कह रहे हो, D, सब D कह रहे हैं, चल चेक करते हैं, मुझे नहीं पता, मैं चेक कर रहा हूँ, क्या होगा, B होगा, एक B कह रहा है और एक D कह रहे हैं, देखते हैं कौन सही है, B D में से चेक कर रहा हूँ ना, चेक करने दें। डाइक्लोरो सही है यहाँ तक, टेट्रामाइन ये भी सही है, अमाइन सही है, नहीं टेट्रामाइन, ठीक है ओके, ABD यहाँ तक सही चल रहा है। अब मसला हर एक जगह क्रोमियम लिखा हुआ है, एक जगह क्रोमेट लिखा हुआ है, अच्छा वो बाद में देखते हैं। 3 तो आ रहा है ना यहाँ पर, ये -2 ये -1 3। अब देखो, अब यहाँ B है कि D, या क्रोमियम होगा या क्रोमेट। क्रोमेट उस सूरत में होगा अगर यहाँ पर आपके पास कैटाइन मौजूद होगा। अब चूँकि यहाँ पर कैटाइन नहीं लगा हुआ है, पोटेशियम सोडियम कुछ भी, तो ये हमारे पास B ऑप्शन करेक्ट है, D गलत होगी। समझ गया ना, जब यहाँ कैटाइन होता है तब जो लगाते हैं, एनाइन होने पे थोड़ी ना यहाँ पर 8 लगाते हैं, नहीं पढ़ा सक पढ़ा था ना, यही चीज़ है। तो B ऑप्शन जिसने बताया वो करेक्ट। D कैसे लग रहा है तुम लोगों को, अच्छा D तो सही है, सही। तो क्रोमेट नहीं आएगा, क्रोमियम आएगा। ये तो अभी सेकेंड ईयर में बड़ी प्रैक्टिस की होगी आपने इसकी, तो आपको पता मस्ट कमिंग सवाल था, आया भी था, ठीक। तो नेक्स्ट अब देखते हैं 29। SN2 रिएक्शंस कैन बी कैरिड आउट विथ, SN2 रिएक्शंस कौन करेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, SN2 हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हाइलाइट करते हैं, सही है। और टर्शरी क्या करते हैं, और सेकेंडरी क्या करते हैं,
दोनों कर सकते हैं 1 डिग्री 2, बिल्कुल दोनों कर सकते हैं। SN1 SN सॉल्वेंट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। नेम द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या बनेगा इसके थ्रू? देखो यहाँ पर क्या है, 3 4 5 बेंजीन तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर कार्बन कम है। क्या कार्बन कम है ना? यहाँ पे 4 कर देते हैं। अब सही है। अब ये बेंजीन की प्रिपरेशन नहीं है, हाइड्रोफॉर्मिंग। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 1 सेकंड, एंड प्रोडक्ट नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि नेम द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग। इससे क्या बनेगा हमारे पास? ज़ाइलिन बनेगा। अरे अल्लाह के बंदे क्या क्या बात करो। ओके 2 3 4 5 कुछ भी बोलते रहो भाई। 6 कार्बन है, लाइन से भूल गए सब। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ये फलाना ढिमकाना कैटलिस्ट मेंटिस लगा दिया सारा। ये हाइड्रोफॉर्मिंग होती है। हाइड्रोफॉर्मिंग में क्या होता है, एक एसाइक्लिक कंपाउंड साइक्लिक में कन्वर्ट होता है, एक स्ट्रेट चेन क्लोज चेन में कन्वर्ट होता है। यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ पर क्या होता है कि बॉन्डिंग हो जाती है, तो यही बनता है ना। उसके बाद बाकी आगे स्टेप में कुछ और बनना है। उसके बाद फर्दर हीट देते हैं, तो फर्दर हीट देने पर क्या होता है, फिर वो बेंजीन में कन्वर्ट होता है। तो अभी क्या बना, ये साइक्लोहेक्सेन बना ना यार। ये तुम लोग डायरेक्ट बेंजीन बना दे रहे हो उसको। बेंजीन सेकंड स्टेप में बनते हैं, नहीं याद है? और यही जब हेक्सेन हेप्टेन से बनाना होता है तो 3 स्टेप लगते हैं। उसमें मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनता है, फिर टोलुइन बनता है, फिर उसके बाद बेंजीन बनता है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के फर्स्ट सेकंड यही इक्वेशंस थी, याद है? तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये तो डायरेक्ट हमारी ये बन रहा है, साइक्लोहेक्सेन बन रहा है। बहुत सारे बच्चे बेंजीन लगा देते हैं इसमें आंसर, तो इस इक्वेशन में तो नहीं बन रहा ना, हमें सिर्फ इस इक्वेशन का बताना है। सही है। बाकी टेम्परेचर ये कैटलिस्ट वैटलिस्ट किसी काम का नहीं होता है। ना मैंने कभी याद करवाया स्टूडेंट्स को अपने, ना मैंने किसी को बोला, ना किसी टेस्ट में ये चीज़ आती है। मतलब मैं तो नॉर्मली बच्चों से कहता हूँ कि आप बस कैटलिस्ट लिख दो। हाँ, बोर्ड एग्जाम में भी हम डेल्टा लगाते हैं हीट के लिए, और कैटलिस्ट में बस कैटलिस्ट है। कुछ रिएक्शन में हीट के लिए तो हम डेल्टा ही लगाते हैं। ज़्यादातर इक्वेशंस में आप कैटलिस्ट भी डायरेक्ट लिख सकते हो, तो नंबर मिल जाता है इसमें। तो ऐसा मसला नहीं, इसको याद करने, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना कैटलिस्ट के अंदर। ये ही क्यों लग रहा है, वो कैटलिस्ट को नहीं लग रहा, तो ये टाइम वेस्टेज है। बस ये रट्टा मारा जिसने उसका हो जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। 31 MCQs। इसको भी देखो, द pH ऑफ 10 की पावर -3 है ये शायद। हाँ देखिए बेटा, pH जब निकालना हो ना आपको, और अगर आपको कंसंट्रेशन दे दी जाए, जैसे आपको H+N कंसंट्रेशन दे दी जाए कितनी भी, 10 की पावर -2 कह दें, तो उसका pH डायरेक्ट जो है ना वो आप 2 रख देते हैं। जो पावर होती है वही इसका pH बन जाता है। अगर इस तरह से अगर H+ कंसंट्रेशन 10 की पावर -5 हो जाए तो उसका pH हमारा जो है वो 7 हो जाएगा। अच्छा, कभी कभार कंसंट्रेशन H+ की आपको दी जाती है पॉइंट में 0.0001, तो पॉइंट के बाद नंबर कितने, 1 2 3 4 नंबर है, तो pH उसका हो जाएगा 4। इस तरह से भी गिन सकते हैं, पावर में ला के भी गिन सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या चीज़ -5 हो गया ना, pH हो गया नहीं ताल्लुक नहीं हो डायरेक्ट, चूँकि माइनस लॉग में ना वो उसको ऑटोमेटिकली माइनस खत्म कर देता है। मतलब मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, चूँकि इस वरना लॉगरिथम निकालने के लिए या तो लॉग टेबल चाहिए होगा आपको, या तो आपको कैलकुलेटर चाहिए होगा। हाथ से आप लॉगरिथम ही निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर 10 की पावर -3 मोल पर DMQ बैकवर्ड सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो उसका क्या निकल जाएगा हमारा 3.0 आंसर आ जाएगा। ये गलत मैंने यहाँ पर किया उसको, ठीक है। ओवरऑल मैंने कैलकुलेटर से निकाल दिया, अब कैलकुलेटर नीड ही नहीं है उसके। हाँ pH तो बड़ा सिंपल है, pH प्लस pH कितना है, किसके बराबर है, 14 के बराबर। तो pOH बराबर हमारे पास हो जाएगा 14 माइनस pH के, जितना भी pH है उसको 14 से माइनस कर दो, आपका pOH निकल जाएगा। दैट्स इजी। ठीक है, समझ गए बेटा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन HClO4। हाँ जी, HClO4 में निकालना आता है। यस, -8 वहाँ +1 वहाँ, 7 +7 ये निकला हुआ। अभी यहाँ मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं। PDF दूंगा तो घर पे भी देख लेना कैसे निकल रहा है, बस आपको आता है करना, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा, ऊपर ही ऊपर निकल जाता है। ठीक है, ये +1 यहाँ ऐसे दिमाग में निकालना, -8 ये रहा, +1 ये रहा, -8 +1 हमारा क्या हो गया, -7 हो गया। तो -7 को उल्टा कर तो एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, +7, तो +7 आंसर लग गया। सही है बेटा, तो मसला
तो मैंने ट्रिक ऊपर भी न्यूमेरिकल था, उसका ट्रिक मैंने आपको बता दी पीएच की ट्रिक क्या होती है, किस तरह से हम जो निकालते हैं। अगर हमें कंसंट्रेशन दिया तो पीएच विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग एनी लॉग टेबल, ठीक है। 33 इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन किसके इंडिपेंडेंट होता है? सही कह रहे हो? नहीं नहीं, ये सही कह रही है फातिमा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, फिर किस पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। रोशनी जितनी तेज़ होगी उतना ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा, बस लाइट की इंटेंसिटी पे, तभी तो उसको जीरो ऑर्डर कहते हैं। चूँकि रेट ऑफ रिएक्शन की जब एक्सप्रेशन बनाते हैं तो उसमें हमें कंसंट्रेशन हम नहीं डाल रहे होते रिएक्टेंट की, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन असंदराज हो ही नहीं रही होती रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जितना भी होता है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और डिपेंड किस पर करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये चैप्टर 8 से सवाल है फर्स्ट ईयर के केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है बेटा। को मसला कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद आगे बढ़ो। 33 क्वेश्चन हो गए। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। इसमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग स्पीशी। मतलब इसमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है? मतलब आप बताएं इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है? क्या आंसर होगा इसका? कैसे BF3? रट्टा मारे वो BF3, कैसे BF3 बताएं? बस सुना है कहीं सर BF3 होता है, याद कर लिया। बाकी सब में ऑक्टेट कंप्लीट आ रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट आ रहा है। अगर बाकी सब देखेंगे H2S में अगर आप देखेंगे सल्फर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट है। अमोनिया में आप देखेंगे तो उसमें इसको इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। साइनाइड के अंदर भी बात करें तो साइनाइड में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग है। BF3 का मामला अलग है। BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, ये रहा B, ये रहा F3। अब बोरॉन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आफ्टर द बॉन्डिंग। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 3 से बॉन्ड बना लिया उसने, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। बोरॉन 3 ग्रुप के एलिमेंट है, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 तरफ से बॉन्ड बना लिया उसने फ्लोरीन से। अब यहाँ पर चेक करो, बॉन्डिंग के बाद बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। इलेक्ट्रॉन लविंग है, और जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। उसका आंसर, इसलिए इसका आंसर भी है, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग, इट हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। समझ गए? तो नया भी सवाल आ सकता है, हम इस तरह से चेक करेंगे तो पता लगेगा। आज क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव जीरो डायपोल मोमेंट। बताया था जीरो डायपोल मोमेंट किसका होगा? जिसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। सिमेट्रिकल मतलब लीनियर, टेट्राहेड्रल या ट्राइगोनल। बेटा H2 होगा तो लीनियर है ही नहीं इसका, इसका तो एंगुलर बेंट है। CHCl3 का तो बताता हूँ उसको। देखो जीरो डायपोल मोमेंट मतलब कि म्यू की वैल्यू जीरो कब होगी, ठीक है? मतलब हमें यहाँ से नॉन पोलर ढूंढना है, नॉन पोलर ढूंढना है। तो उसका तरीका मैंने क्या बताया था? मॉलिक्यूल हमारे पास, अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है मतलब एक से ज़्यादा एटम वाले, ये सारे पॉली एटॉमिक ही हैं, तो हम क्या करेंगे? हम फिर देखेंगे कि इसमें चेक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे। हम इसमें चेक करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, मौजूद होगा, या एब्सेंट होगा। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसका हमारे पास जो है ना, ये कंपाउंड हमारे पास हो जाएगा पोलर, और डायपोल मोमेंट इसका ग्रेटर देन 0। और अगर एब्सेंट है तो हम 2 चीज़ चेक करेंगे कि मॉलिक्यूल हमारा सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है, नॉन सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा तो ये हमारा कंपाउंड कैसा होगा? ये जो भी मॉलिक्यूल है वो होगा हमारा नॉन पोलर, मतलब डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0। और अगर असिमेट्रिकल होगा तो ये हमारे पास होगा पोलर, मतलब डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0। ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा आपको। अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आपको सवाल देता है पेपर में कि इसकी आप डायपोल मोमेंट बताइए। अब देखो अमोनिया में आ जाओ, सबसे पहले लोन पेयर आ जाएगा, कट गया खटाक से, प्रेजेंट है लोन पेयर।
वाटर में आ गया, कट गया। अब बी और डी में मुकाबला चल रहा है। बी और डी दोनों के पास लोन पेयर नहीं है। देखो किसको बनाते हैं ना, ये क्लोरोफॉर्म है। क्या क्लोरोफॉर्म है ये? CH3 क्लोरोफॉर्म को जब बनाएंगे तो C और Cl3 कर लो और एक तरफ H कर लो, और जब BF3 को बनाएंगे तो बोरॉन की एक तरफ और 3 तरफ फ्लोरीन कर लिया। ना ही कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ना ही बोरॉन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर लोन पेयर एब्सेंट हो तो मॉलिक्यूल क्या करो, बीच से काट दो। अब कौन सा सिमेट्रिकल है इसमें से? BF3 सिमेट्रिकल है और ये असिमेट्रिकल है, जगह राइट लेफ्ट में उसके अलग अलग एटम्स हैं। इस वजह से हमारे पास क्या हो गया आंसर इसका? BF3 हो गया, CH3 नहीं हुआ। तो अगर लोन पेयर ना हो तो फिर हम ये चेक करते सिमेट्री, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है क्या सिमेट्रिकल। इससे क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि BF3 हमारा क्या है बेटा, ये हमारा पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब जिसकी डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर है। क्लोरोफॉर्म भी बच्चों को लगता है समटाइम्स, लेकिन क्लोरोफॉर्म इसलिए नहीं है कि इसका मॉलिक्यूल असिमेट्रिकल है। जब इसको काटोगे ना तो राइट लेफ्ट में आपको अलग अलग दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? इस इफेक्ट स्प्लिट्स, इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक ही बात है, लिगेंड फील्ड इफेक्ट, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्प्लिट्स 5d orbitals into 2 sets with different energies. The pair of high energy orbitals is, high energy क्या है? देखो बेटा ये है ना dxy, dyz, dzx, dx² minus y² dz²। अब यहाँ पर ये 3 पेयर अलग निकलता है, ये 2 पेयर अलग निकलता है। एक होता है हमारा, एक हमारा कहलाता है T2g ऑर्बिटल और एक हमारा कहलाता है EG ऑर्बिटल। और दोनों में से हाई एनर्जी किसकी होती है? EG की होती है, बिल्कुल सही कहा, हाई एनर्जी। और इसकी क्या होती है? T2g की लो एनर्जी। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहे हैं? हाई एनर्जी वाला डीजेनरेट क्या हो जाएगा हमारा? C dx² minus y² और z dz²। C कौन बोल रहा था? C सही, C सही है, ठीक है। ये आपने पढ़ा था चैप्टर 5 क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन। तो वहाँ नहीं होता डी ऑर्बिटल 2 में स्प्लिट हो जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होता है T2g से EG की तरफ, जिससे लाइट एमिट हो रही होती है, कलर आ रहा होता है ट्रांजिशन एलिमेंट में कोई। इसको हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। यहाँ पर इसको भी ये लिगेंड फील्ड इफेक्ट कह रहे हैं। तो बात देखिए मसला। नेक्स्ट देखो, द चेंज इन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड, यस बिल्कुल सही कहा, एंथैल्पी चेंज। कांस्टेंट प्रेशर पे जो चेंज आता है हीट एनर्जी में, मतलब इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस या गेन होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको भी एंथैल्पी चेंज कहा जाता है। किस सिंबल से शो करते हैं? डेल्टा H से शो करते हैं, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। तो मसला दोनों MCQs क्लियर है। 38 अ कैटलिस्ट, बहुत आसान, यस बिल्कुल सही कहा। ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके, बिल्कुल सही कहा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। यूनिट सेल पैरामीटर ऑफ मोनोक्लिनिक सिस्टम, ये क्या पूछ लिया? मोनोक्लिनिक सिस्टम, सीट और HMT, याद रखें इसको इस तरह, सीट और HMT, C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थो रोम्बिक, R फॉर रोम्बोहेड्रल, H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक। ये सारे क्रिस्टल्स के हैबिट हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम, सीट और HMT करके याद कर लो इसको, सीट और HMT। अब सबके साइड्स के लिहाज से बात करो, A = B = C, A = B ≠ C, A ≠ B ≠ C, ऐसे चल रहा है। पैटर्न चलाओ, फिर से ये पैटर्न चलाओ, A = B = C, आखिरी वाला काट दो, उसके बाद दोनों काट दो, ठीक है, उसके बाद दोबारा दोनों काट दो, रिपीट कर दो उसको, इसी तरह से याद करते हैं उसको, ठीक है। A = B = C, आखिरी वाला काटो, दोनों काटो, फिर सब बराबर, आखिरी वाला काटो, दोनों काटो, आखिरी में दोनों काटो, सिंपल, ठीक है। ये सब के डायमेंशन देखो, एक 10 सेकंड में आपको पता लगेगा कि क्या क्या होता है, वरना ये आगे पीछे याद करोगे तो दिमाग की फालूदा बनाएगा ये आपका, इक्वल टू आगे कर दोगे, इक्वल टू पीछे कर दोगे, ऐसा नहीं करना। इसके बाद एंगल्स, ये तो साइड्स आ गए ना, साइड्स क्या हैं। अब एंगल्स यूनिट सेल की क्या क्या होती हैं, एंगल्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इधर पर, ठीक है।
तीनों का पहले तो सेम, अल्फा क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरॉम्बिक का सेम है। अल्फा बीटा गैमा सब बराबर सब 90 डिग्री, अल्फा बीटा गैमा सब बराबर सब 90 डिग्री, अल्फा बीटा गैमा सब बराबर सब 90 डिग्री। इसके बाद रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, अल्फा बीटा गैमा सब बराबर तो सही लेकिन सब 90 डिग्री नहीं, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और सबसे आखिरी में क्या कर लो, सबको काट दो, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा और नॉट इक्वल टू गैमा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब हेक्सागोनल में क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हेक्सागोनल में, और ये बराबर होगा 90 डिग्री की, लेकिन गैमा जो है वो हमारा क्या होगा 120 डिग्री। गैमा सिर्फ चेंज होता है, ताकि मोनोक्लिनिक में अल्फा इक्वल टू गैमा ये दोनों 90 डिग्री होंगे, लेकिन बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास सबके एंगल्स आ गए। तो यहाँ पर मोनोक्लिनिक का देख लो, पूछा ना तुमसे सेल पैरामीटर्स बताओ, मतलब उसके साइड्स और उसके एंगल, तो अल्फा बीटा गैमा सब नॉट इक्वल टू ए बी ही हो गया, क्योंकि अगर आप ए बी सी को ही देखोगे तो बी करेक्ट है। आप देखो ये वाला भी इसी की तरह आ रहा होगा, इसकी तरह सॉरी आ रहा है इसकी तरह, ये ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये आ रहा है, ये थोड़ा मुश्किल है वरना अक्सर क्यूबिक पूछ रहे होते हैं। लिख लो, एमसीक्यू नंबर 40 है, देखो ज़रा ये एनईडी वाला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम हीट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी होगी, जिसका आयन सबसे छोटा होगा। अब तो छोटा आयन देख लो कौन सा है, सीजियम तो हट गया, बड़ा है बहुत ये। सोडियम के पास कितने शेल हैं, सोडियम सेकंड पीरियड में है, मैग्नीशियम सेकंड पीरियड में, कैल्शियम थर्ड में है, कैल्शियम कट गया। अब सोडियम मैग्नीशियम में बताओ। हाँ अच्छा +1 है ये, बिल्कुल सोडियम के पास मतलब +2 ही है। हाँ सही, ओके वही मैं कह रहा हूँ, शायद गलती हो गई है तो ओके अब सही +2 ही है। अब बताओ, अब दोनों के पास सेकंड पीरियड के हैं दोनों। अब सोडियम के मैग्नीशियम क्या करेक्ट है, मैग्नीशियम क्यों छोटा होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। सोडियम इधर है ना 1A ग्रुप का है, मैग्नीशियम 2A ग्रुप का है, 1A2 है। तो जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये एटम बड़ा है तो ये आयन छोटा हो जाएगा ना, जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा हाइड्रेशन। तो मैक्सिमम यूनिट ऑफ हाइड्रेशन किसकी हो गई यहाँ पर, सी मैग्नीशियम की हो गई। क्लियर है, मतलब इतना सिंपल नहीं। एनईडी में क्या आता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम सीजियम, लाइन से सीक्वेंस में आ रहा होता है। यहाँ थोड़ा सा मतलब ग्रुप में भी फंसाया आपको और पीरियड में भी फंसा दिया। तो पहले हमने पीरियड को सेट किया, फिर उस ग्रुप को सेट किया, फिर पीरियड की तरफ गए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज है। देखो सबसे मेन चीज़ है कि हाइड्रेशन एनर्जी है ना एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा एटम होगा उतनी कम हाइड्रेशन एनर्जी, और जितना छोटा एटम होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। अब यहाँ छोटा एटम ही तो हम ढूंढ रहे थे, पता ये लगा कि सोडियम और मैग्नीशियम दोनों के पास 2-2 शेल हैं। अब इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना था, तो हमें पता है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो शेल श्रिंक होना शुरू हो जाता है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से। इसकी वजह से मैग्नीशियम हो गया, दैट्स द रीज़न। समझ गए, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा ग्रुप ट्रेंड का। 41 है, द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू, क्यों कलर कंपाउंड बनते हैं, बिल्कुल डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसको हम कहते हैं। तो बस क्लियर है। 42 determine the significant figure in this. Okay, that's easy. Starting zeros are non-significant, only 2. Clear है, पता है सबको ये significant figure करो। Orbitals having same energy are called degenerate orbital. जैसे हम कहते हैं ना px, py, pz, they all are degenerate orbital because they are having the same energies. तो ये degenerate orbital कहलाते हैं, या फर्स्ट टाइम ही पढ़ा होगा आपने इसमें। तो मसला डी जनरेट जो होता है ना, उनमें डी आखिरी के जो डी ऑर्बिटल होता है ना, उनकी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ सही कहा इन्होंने सवाल किया, जैसे डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया, डी जेड एक्स हो गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, डी जेड स्क्वायर हो गया। अब इसके अंदर सिर्फ जो डी के आखिरी दो है ना, इनकी एनर्जी अलग है, इनकी एनर्जी अलग है, तभी तो T2G और EG बन जाए। समझ गए, तो ये डी जनरेट ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जी हैं, ये कहलाते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। इनकी एनर्जी सेम होती है, इनके तो अलग है ना, इसकी अलग इसकी अलग। समझ गए, ओके भाई। नोमेनक्लेचर आती है तो बताओ, तो रट्टा मारे हो क्या थे भी।
नंबरिंग कहाँ से, राइट लेफ्ट? थ्रो तो एफ से होगा, राइट साइड से होगी। ओके बताओ फिर क्या नाम है? 3 इथाइल 1,4 हेक्साडाइन। यस, सी ऑप्शन। आते हैं सबको करना ये काम? बहुत किया है सेकेंडरी में, यही तो किया है। कॉपर Z29 इज कॉपर जिसमें Z इक्वल टू 29 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सी होती है? D1 D3 D7 D10। मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो D में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसमें? अरे यार कर लो यार, 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d9, यही आता है ना भाई। इसको 4s2 3d9 को 4s1 3d10 ऐसे ही करते हैं। तो D में कितना आ रहा है? 10। तो D10 सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके लास्ट में D10 आता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है पीछे से। क्लियर है? पता ही है यार, कोई बहुत बार सीखा है आपने इसको। ओके, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन गैसोलीन इज, गैसोलीन मतलब पेट्रोल में कितने कार्बन एटम्स होते हैं? डी तो होगा नहीं बेटा, पेंटेन तो आए नहीं, कैरोसिन है ये। सी है यार, सी 5 to C10, 5 से 10 कार्बन होते हैं गैसोलीन में। बेटा गैसोलीन मतलब पेट्रोल होता है यार, पता है ना ये? बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। अमेरिकन ब्रिटिश का फर्क है, अदरवाइज देयर इज नथिंग। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन Br2 0 होगी। बिल्कुल सही काम बात नहीं, क्यों? क्योंकि फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में जब भी कोई एलिमेंट होता है तो उसकी 0 होती है। यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा, दैट 0। 48 है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा? तो 1 मोल में देख लेते हैं। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन, उसमें 32 ग्राम ऑक्सीजन है ना भाई, तो 16 to the 32। अब इसको आधा आधा करते हुए चलते हैं ना, मतलब 16 8 हाँ 0.5 में कितने, 0.5 मोल में कितने होंगे? 16 ग्राम। और 0.25 मोल में कितने होंगे? 8 ग्राम। तो 0.25 मोल आंसर है। अब ऐसा सॉल्व भी कर सकते हो पूरा, बट शॉर्ट लॉजिक इज़ ऑलवेज बेस्ट। लॉजिक लगा लो, ख़त्म करो। समझ में आया? आधा आधा करते हैं तो यहाँ पहुँच गए। अब इस तरह से ही पहुँच सकते हैं, रेशो मेथड लगा कर, तब भी हो जाएगा, ठीक है। बट सॉल्व करना थोड़ा सा ऑकवर्ड, टाइम वेस्टिंग लगता है, ठीक है। जल्दी कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, हाइड्रोजन बॉन्ड को किससे शो करते हैं? डॉटेड लाइन से शो करते हैं। बिल्कुल सही कहा। प्रोटोनिक ब्रिज भी कहा जाता है ना, जैसे HF के बीच का बॉन्ड है, अब दूसरी तरफ HF का बॉन्ड ऐसे शो करते हैं ना इसको, डॉटेड लाइन से, मतलब ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सही है, क्लियर बात है। 50 एफ्यूजन ऑफ अ गैस टेक्स प्लेस थ्रू अ होल विथ, एफ्यूजन जब होती है तो किस तरह के होल से होती है फ्यूजन? स्लिट लाइक डायमेंशन। स्लिट मतलब होता है ना कि स्मॉल, छोटे सुराख, दैट स्लिट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सुना होगा ना आपने, सिंगल स्लिट। तो एक स्लिट होती है जिसमें से लाइट पास होती है, तो स्लिट जैसी डायमेंशन इसकी होती हैं, तो फिर एफ्यूजन कहलाता है ना। एक ऑरिफिस भी जिसको हम कहते हैं, ऑरिफिस से, स्लिट से जब कोई गैस पास हो रही हो, ठीक है। द यूनिट ऑफ KSP फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज, KSP की यूनिट निकालनी है बेटा। अब देखो KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, रिएक्शन है PbCl2। देखो किस तरह से निकालते हैं बेटा। KSP बराबर हो गया कंसंट्रेशन ऑफ Pb+2 और ये Cl- का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास आ गया मोलैरिटी, और ये हमारे पास आ गया मोलैरिटी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? मोलैरिटी का क्यूब आ गया। कैपिटल M लिख सकते हैं इसको मोल पर। अच्छा, अब इसको मैं क्या करता हूँ, एंड में मोल पर DM क्यूब बना लेता हूँ। तो कैपिटल M असल में मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, इसकी पावर 9, तो क्या आ जाएगा ये, सॉरी इसका स्क्वायर, इसकी पावर क्यूब, तो क्या आ जाएगा? मोल क्यूब अपॉन DM की पावर कितनी होगी? एक्सपोनेंट 3 क्या? हाँ सही है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट। इस तरह से निकाल। मेडिकल वाले हो ना तुम, लग रहा है। एक मिनट, 3 की पावर 3, इसको
इसको तो अच्छा इस पे पावर तुम कह रहे हो ये 3 की पावर 27 हो गया। मैं ये पूछ रही हूँ डीएम के ऊपर 9 है ना, आपने डीएम के ऊपर 3 थी ना। ओके। अच्छा आपने ऐसे सही इसको ट्राई कर दिया मैंने। सही समझ गए? तो बेटा ये कॉन्सेप्ट होता है, पावर पे पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसा पढ़ा होगा आपने, पता नहीं एक्स एम एन 9 में एक्स एम मल्टीप्लाई एन, ऐसे नहीं लिखा हुआ था? अगर एम की पावर है ना तो एम एन मल्टीप्लाई हो जाता है। 9-10 की मैथमेटिक्स थी, ठीक है। ओके, सो 52 इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड टू कितने हाइड्रोजन एटम? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में टर्शरी कार्बन, देखो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, तो इसमें जो टर्शरी कार्बन ये वाला कार्बन है जिससे टर्शरी कार्बन, ये कितने हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड है? 0 हाइड्रोजन एटम। कहाँ किसी भी हाइड्रोजन से जुड़ा है? ये सर ये जिनमें कहते हैं 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। देखो बच्चे कहते हैं सर ये देखिए सर जुड़ा हुआ तो है, क्या कह रहे हैं कि सर ये देखिए यहाँ पर CH3 ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। पता है ना, C से जुड़ा हुआ है। क्या हो गया सर? H से जुड़ा हुआ लग रहा है, C और H3। तो उसका कॉन्सेप्ट मैं बना नहीं सकता ऐसे बच्चों का। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, किसी को ये भी नहीं पता तो मैं आई एम सॉरी टू से मैं इसको नहीं समझा सकता, ठीक है। तो 0 से जुड़ा हुआ है ना भाई, तो नो कार्बन हाइड्रोजन एटम। 53 है द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन इज आर्बिट्रेरली टेकन एज। जब भी हम पोटेंशियल इस्तेमाल फर्स्ट चैप्टर 7 सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, तो हाइड्रोजन को हम कितना देते हैं? 0 वोल्ट देते हैं स्टैंडर्ड। और जिंक का कितना आ रहा होता है रिडक्शन पोटेंशियल, याद है किसी को? या 0.76 प्लस का ना, या माइनस का 0.76। और कॉपर का कितना आ रहा होता है? प्लस का 0.34। ये 3 ही तो याद करते हैं हम लोग हैं, ये जिंक के लिए, कॉपर के लिए, हाइड्रोजन को तो 0 होता है। परफेक्ट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड याद है कुछ? 0 वोल्ट इसको दिया जाता है, तो इसको देखते हुए बाकी सबके निकालते हैं। तो मसला 50 कितना? 53 54 डाउन सेल 0.34। यस, डाउन सेल से क्या बनाएंगे? सोडियम मेटल। एल लगा दो ना यार, मेटा आ गया, फेसबुक मेटा। चलो, विच ऑफ द हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैज हाईली हाई परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर? बहुत इजी, हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर। 50 कितने होते हैं इसमें बेटा? पहले 56 नहीं होते थे बेटा, पहले ज़्यादा होते थे, पहले लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती थी। तो क्वांटम नंबर टू पी है ना, क्वांटम नंबर। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। एल की वैल्यू पी के लिए कितनी? 1 हो गई। ये ऑप्शन आता है ना निकालना, ये तो लिखा हुआ तो यार यहाँ, ठीक है। अरे क्या बोलो, हो जाएगा शायद 57 58 कितने? 4 रहते। 60 पहले ज़्यादा आते थे, अब लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन आता तो ये कम हो जाता। क्वांटम नंबर बेटा 4, क्वांटम नंबर 4 वैल्यूज़ है, N L M S। ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है, ये हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर कहलाता है, जिसको हम लोग सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहलाता है, और ये हमारा स्पिन क्वांटम नंबर कहलाता है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है साइज ऑफ ऑर्बिट ना, ऑर्बिट का साइज़ क्या है वो ये बताएगा। एजिमुथल बताएगा शेप ऑफ ऑर्बिट, शेप बताएगा। कैपिटल एम क्या बताएगा आपको? ओरिएंटेशन बताएगा। और ये क्या बताएगा आपको? स्पिन बताएगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग बातें बताती हैं। प्रिंसिपल अलग बताएगा, एजिमुथल अलग चीज़ बताता है, मैग्नेटिक अलग चीज़ बताता है, स्पिन अलग चीज़ बताता है। ये पूरा चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर में जब आप पढ़ोगे ना, क्वांटम नंबर, इन चारों की एक्सप्लेनेशन होगी उसके अंदर डिटेल में। तो ये जो 2p लिखा होता है, जो 2 होता है ये असल में n वैल्यू होती है, और जो p होता है ये असल में l वैल्यू होती है। l की वैल्यू 0 1 2 3, बस ये 4 ही होती है। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, ऐसे ही है। चलो 4 रह गए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज इतना, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, ये अभी पूछा था आपने पिछले क्लास में कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट AgCl के लिए, ये फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर कौन सा हो गया? चैप्टर नंबर 6 है।
6 है चैप्टर नंबर 6 है ये। तो बेटा चेक करो, AgCl है, इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP वैल्यू दी गई है, कंसंट्रेशन पूछी जा रही है। बेटा देखो AgCl है ना, वो बना हुआ है यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पर दोबारा बनाया था, ये पूरा सॉल्व है पूरा। AgCl है तो ये Ag प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो गया, ठीक है, ये X हो गया, ये X हो गया, वैल्यू लगा दी हमने। अब KSP बराबर होगा Ag प्लस की कंसंट्रेशन और Cl माइनस की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये x लिख देते हैं, उसको एक ही बात है। KSP वैल्यू गिवन है, KSP वैल्यू क्या गिवन है, 2 × 10 की पावर -10 गिवन है, ठीक है बेटा। और ये x × x मतलब x × x x² हो गया, तो x² बराबर हो गया 2 × 10 की पावर -10। स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, इसका 2 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 1.414, और 10 की पावर -10 का स्क्वायर रूट क्या निकल कर आएगा 5 निकल कर आएगा। क्या आंसर हो गया हमारा, सॉरी 1 मिनट, -10 है ना, तो 1.4 10 के बाद -5 आना चाहिए ना, ऑप्शन ही नहीं है कोई। आप देखो वहाँ पर गलती है क्या कोई, इसका रूट कैलकुलेटर से निकालो ज़रा, 5 ही आएगा, तो वो है तो -5 इसमें, ये ऑप्शन सही कर लेना, तो आ रहा है ना, सॉल्व हुआ है पूरा आपके सामने, सही है। तो पावर -5 आएगी, ठीक है, इसको देख लेना, लिख लेना। तो ये केस, इसमें भी कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, डायरेक्ट आपका आ जाएगा, ये रूट लेना कोई बड़ी बात नहीं। दोबारा समझाओ किस चीज़ को, इसी रूट वाले चीज़ों के लास्ट स्टेप दोबारा बताया था। देखो ये x² हो गया, x² = ऐसा मेडिकल वालों को थोड़ा सा ना समझाना पड़ता है डिटेल में इसको। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आया, ये x² आया इक्वल टू ये रूट आ गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये x बराबर हो गया। 2 का रूट जो बाहर आता है 1.414 आता है, याद होता है, 2 का रूट तो याद ही होता है, 1.414 एक्सपोनेंट। अब 10 की -10 का रूट जब निकलेगा तो 10 की पावर -10 रूट मतलब इसके ऊपर हाफ है ना, तो 2 1 2 2 5 10, तो -5 निकल कर आ जाए। इस तरह से हो जाता है ना, ये पता है ना भाई, बहुत बेसिक मैथ्स है। नहीं होता है मेडिकल के बच्चों को थोड़ी सी परेशानियाँ आती हैं। हो गया, कहाँ गया, कितने 3 बज गए, 3 बज गए और 3 बज भी गए। चलो चलो भाई बताओ, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन विच, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, जो लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो क्या है, कहाँ है लिखा हुआ, यस, गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच रिक्वायर्ड, सही है, गुड। 59 है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टिंकल इज, यस टिंकल, एक और बेटा बोरेक्स को टिंकल कहा जाता है, बोरेक्स, टिंकल, सुहागा, कुछ भी बोल रहे एक ही बात है, तीनों का नाम एक ही है। अच्छा B2 है ना ये, अबे भाई क्या हो गया, यही है, D2 4 है यार, क्या करो। बोरेक्स ये है भाई, बोरेक्स और टिंकल, सुहागा एक ही चीज़ है। Na2B4O7, ये B2O7 लिखा। हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप डैश, 147 कहाँ है, D 147, तीनों से करता है, पक्की बात है, हाँ पक्की बात है।